हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 से। यहां आज आपका जो है चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, यहां पर हम लोकतंत्र और विविधता को जानेंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र जो है विविधता को संपोषित करता है, इसको बढ़ावा देता है और इसको एक सूत्र में पिरोए रखता है। तो यहाँ पर वही सब बातें इस अध्याय के तहत कही गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात की जाए इस अध्याय की, ये वाला जो अध्याय है पूरा मंथन करने लायक अध्याय है। यानी यहाँ पर पूरा जो है आपको मंथन किया गया है। यानी कि यहाँ पर लिखने से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मंथन वाली हैं कि किस तरह से लोकतंत्र ने विविधता को जो है संजोए रखा, विविधता की जो समस्याएं थी उनको आगे लेकर आया। यानी पूरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ये चैप्टर ले जाता है। वैसे तो बहुत सारी आपको बुराइयां भी नजर आएंगी लोकतंत्र में, आप बहुत सारी बुराइयों पर भी फोकस करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर में लेखक का यहाँ पर ले जाने का अर्थ है वो यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ले जाने का है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जो विविधता है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, विविधता हमारे लिए बहुत बड़ा संकट के तौर पर है, विविधता है तो लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते, ये सब बातें नहीं है। यानी हम मिलजुल कर भी रह सकते हैं। यहाँ पर बेल्जियम वाला मॉडल और नेपाल वाला मॉडल को इसमें कंपेयर कर किया गया है। स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है मैक्सिको ओलंपिक से। अब देखिए, मैक्सिको ओलंपिक में क्या था, यहाँ पर आपके सामने एक इमेज देख रहे होंगे। यहाँ पर इमेज देख के समझ में ये तो आ गया होगा कि भाई यहाँ पर तीन बंदे हैं, तीन बंदे यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये स्टेज बनती है। आप सब जानते हैं फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड करके जो स्टेज जो बनती है, ठीक है। यानी किसी मेडल जीता होता है तो वो स्टेज बनाते हैं, स्टेज बनाकर दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो बंदे, यानी कि क्या किया है, इन्होंने हाथ उठा रखा है। हाथ उठाने का मतलब यहाँ पर क्या था, हाथ उठाने का मतलब ये था कि भाई ये दोनों बंदे जो थे अश्वेत थे। अश्वेत का मतलब आप जानते होंगे काले, यानी कि नीग्रो लोग थे, यानी जो अफ्रीकाई मूल के थे और अमेरिका में ये यानी अमेरिका के थे, यानी अफ्रीका मूल के थे, अफ्रीका से लाए हुए थे ये, और अमेरिका में ये अमेरिका के निवासी थे। तो ये अश्वेत लोग थे। आप सभी को पता है अश्वेतों के प्रति कितना भेदभाव हुआ है अमेरिका में या सभी समूचे यूरोपीय देशों में या फिर साउथ अफ्रीका में, जहाँ जहाँ पर गोरे लोग रहते वहाँ पर गोरे कालों का भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ। आपको पता होगा इनके साथ तरह तरह के भेदभाव किए जाते थे, इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इसके अलावा आपने रोजा पार्क्स वाली कहानी भी देखी थी कि बसों वगैरह में अगर कोई इनके सामने गोरा व्यक्ति अगर आ जाता था तो उसके लिए इन्हें सीट वगैरह छोड़नी पड़ती थी। तो कैसे करके एक लंबा आंदोलन छिड़ा। ये रोजा पार्क्स की कहानी आपने पढ़ी थी इससे पहले, तो वही सब बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे इनके प्रति भेदभाव, हिंसा, ये सब चीज़ें थी। तो इन्होंने पूरी कम्युनिटी का यानी समूचे विश्व का ध्यान केंद्रित करने के लिए ओलंपिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर जो इनकी यानी कि इनकी समस्याएं थी, यानी अश्वेत लोगों की समस्याएं थी, अश्वेत लोगों का जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व था उसके लिए इन्होंने हाथ उठाया। इसके लिए इन दोनों ने हाथ उठाया और इनके हाथ में क्या था, एक काला बैंड था, इनके गले में जो थी एक माला पड़ी हुई थी जो इस बात का प्रतीक थी कि ये अश्वेतों का समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल इन्हें उसके बाद ओलंपिक की जो कमेटी है उसने इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड इसलिए कर दिया क्योंकि ये ओलंपिक के नियमों के खिलाफ था। लेकिन इनके इस कर्म से यानी इनकी इस कृत्य के द्वारा इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान यानी पूरे संसार का ध्यान यानी कि जो अश्वेत हैं, अश्वेतों के प्रति हो रहे भेदभाव और हिंसा के प्रति गया। लोग जान पाए कि भाई अश्वेतों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। यानी बेशक इन्हें ओलंपिक से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा तो कह दिया गया, ओलंपिक से हमेशा हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई तो कर दिया गया, लेकिन इनकी इस हरकत की वजह से समूची दुनिया का ध्यान काले गोरों के भेद पर गया। तो यहाँ पर इसलिए इतिहास में इनका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है। यानी इनकी जो घटना थी वो वाकई में इतिहास में दर्ज करने लायक थी, इसलिए आपके यहाँ पुस्तक में भी है। देखिए, ये स्टैच्यू जो है, इन दो लोगों का जो स्टैच्यू है, ये सन 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में ये टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ नंबर 1 पे खड़े हैं और जॉन कार्लोस नंबर 3 पे खड़े हैं। तो विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में इनकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई, ठीक है। यानी कि इनकी जो कॉलेज थी यहाँ पर ये पढ़े हुए थे दोनों लोग, तो उस कॉलेज ने इन्हें सम्मान देते हुए इन दोनों व्यक्तियों की प्रतिमा लगाई वहाँ पर, ठीक है। जैसे ओलंपिक में ये खड़े हुए थे स्टैंड पर, यानी प्रथम लाने वाला वैसे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ कहानी थी। तो इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आपने तस्वीर का अर्थ क्या मतलब था वो सब चीज़ें देख ली। देखिए, 1968 का क्या था, मैक्सिको सिटी में ओलंपिक चल रहे थे। यहाँ पर 200 मीटर की दौड़ थी और दौड़ के दौरान यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था।
सभी लोग सर झुकाए हुए, आपको पता होगा कि कहीं का भी राष्ट्रगान हो हमें स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहना पड़ता है, सावधान वाली मुद्रा में ही रहना पड़ता है, आपको पता होगा। यानी किसी भी देश का राष्ट्रगान बज रहा हो, नेशनल एंथम हो, सभी जो है सावधान मुद्रा में ही खड़े होते हैं, मतलब पूरा अटेंशन के साथ। तो यहाँ पर मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं, इनमें एक टॉमी स्मिथ हैं और दूसरे हैं जॉन कार्लोस। ये दोनों एफ्रो अमेरिकी हैं। एफ्रो अमेरिकी का मतलब ये है कि आपको पता होगा जो काले लोगों का स्थान है, यानी कि जो अश्वेत लोगों का जो मूल स्थान माना जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादातर देश जो है क्या रहे हैं, औपनिवेश रहे हैं। औपनिवेश रहे हैं तो औपनिवेश के दौरान आपने ये भी पढ़ा था कि अफ्रीका से दास व्यापार होता था। आपने ये पढ़ा होगा अच्छे से कि जो वाइट पीपल थे या फिर ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगाली थे, डच थे, वो अफ्रीका के लोगों को बंधक ले बनाकर, यानी कि उन्हें जहाज़ों वगैरह भर भर कर ले जाते थे और उनसे बागानों वगैरह में जो है काम करवाते थे। बहुत बड़ा जो है उनसे दुर्व्यवहार करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा उनकी खराब थी। आपने ये भी पढ़ा, धीरे धीरे करके इनकी स्थिति जो है सुधार आया और ऐसे करके यहाँ पर आंदोलन को जन्म दिया इस सुधार ने। तो वही सब बातें आप जानते हैं, क्लास 9th में आपने को मैंने डिटेल में बताई भी हैं, ठीक है। यानी कैसे एफ्रो अमेरिकी समुदाय के बारे में आपने जाना भी है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ जूतों के अंदर जो मोजे होते हैं मोजे चढ़ाए, ठीक है। और सिर्फ इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ने पहले नंबर वाला स्वर्ण जीता था और 3rd नंबर वाले ने कांस्य जीता था। तो इन्होंने क्या किया कि मोजे चढ़ाए, ठीक है। और ऐसे करके इन्होंने कोशिश की दुनिया को दिखाने की भाई जो अमेरिकी लोग हैं वो अश्वेत लोग हैं, गरीब हैं, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर स्टैंड पर पहुंचे सम्मान लेने के लिए, सम्मान लेने के बाद तस्वीरें खिंचवानी थी और नेशनल एंथम बज रहा था, तो इन्होंने उस समय क्या किया, अपने जूते उतार दिए और केवल मोजे में जाके खड़े हो गए। ये इस बात का द्योतक था कि भाई इन्होंने इस बात को शो करने की कोशिश की थी कि अफ्रीकी जो अमेरिकी मूल के जो अश्वेत लोग हैं वो वास्तव में गरीब हैं। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने एक काला मफलर, यानी कि इन्होंने अपने गले में काला मफलर टाइप पहन रखा था, ठीक है। ये जो कि अश्वेत लोगों का आत्मगौरव का प्रतीक था, यानी इनके द्वारा जो पहना हुआ प्रतीकात्मक वस्त्र जो था वो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। वहीं जो कार्लोस है, ठीक है, तो कार्लोस ने क्या किया, इसने जो काले मनकों में, यानी कि जो अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला एक पहन रखी थी इसने, ठीक है। ये इन्होंने क्यों किया, यानी कि इन्होंने इसलिए किया कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की गई और इनकी जो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां जो थी वो अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। यानी कि अश्वेत लोग कमजोर नहीं है, मजबूत हैं। मजबूत आप सामने देख पा रहे हैं कि भाई ओलंपिक में गए, ओलंपिक में पदक जीत के ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये काले हैं तो इनके साथ भेदभाव किया जाएगा, ये गरीब हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते। देश के लिए इन्होंने पदक जीते हैं, ये इस बात का द्योतक था। तो इन्होंने अश्वेत शक्ति का प्रतीक यहाँ पे बताया, प्रदर्शन किया। इसके अलावा यहाँ पर इनके साथ जो सेकंड स्थान पर उल्टा लिख दिया है मैंने, ये सेकंड स्थान पर जो इनके साथ एक व्यक्ति और जीते थे, वो व्यक्ति जीतने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के। इनका नाम था पीटर्स नॉर्मन, यानी पीटर नॉर्मन थे। तो पीटर नॉर्मन ने भी यहाँ पर क्या किया था, मानवाधिकार का बिल्ला अपने लिए लगा दिया था अपने साथ और इन लोगों का समर्थन किया था। जबकि पीटर नॉर्मन जो थे वो यानी गोरे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इन दोनों अश्वेतों का समर्थन किया। और ये कहीं ना कहीं ये घटना जो थी पूरे इतिहास में दर्ज की गई और इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में ये देखी भी जाती है, यानी कि एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखी भी जाती है। तो वही सब बताई गई हैं बातें कि यहाँ पे वही कहा गया है, क्या कार्लोस स्मिथ अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को यहाँ पर उन्हें उठाना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना सही था या नहीं था। ऐसे करके तमाम प्रश्न आपके माइंड में उठे होंगे, बिल्कुल उठे होंगे। अब कायदा तो ये कहता है भाई ओलंपिक में मतलब ही यही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सब लोग जाते हैं, पूरे विश्व का ध्यान ओलंपिक पर होता है, सभी देश लगभग मेजबानी करते हैं उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है सबका ध्यान होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो बिल्कुल सही दायित्व निभाया, लेकिन ये ओलंपिक नियमों के खिलाफ था। यानी कि यहाँ पर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने जो कार्लोस और स्मिथ थे, इनके द्वारा जो राजनीतिक बयान दिए गए, ठीक है, तो इन्हें ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताकर, ठीक है, इन्हें दोषी करार दिया और इनसे इनके पदक वापस ले लिए गए। साथ ही साथ जो नॉर्मन पीटर हैं, ठीक है, इनको भी इनकी फैसले की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इन्होंने मानवाधिकार का बिल्ला लगाया था, उसको भी इनको भी कीमत जो चुकानी पड़ी। और बाद में इन्हें जो है ओलंपिक टीम में, यानी ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की जगह में टीम में जगह नहीं दी गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, इसके बाद इनका पूरा कैरियर तो खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने ध्यान केंद्रित कर दिया अश्वेतों के प्रति होने वाली हिंसा के लिए, ठीक है। बदले में यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति हैं,
इन्हें सैन हॉज यूनिवर्सिटी ने, मैंने ऊपर इमेज दिखाया, अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्ति लगवाई। यहाँ बताया गया है कि भाई सन 2006 में जब नॉर्मन पीटर की मृत्यु हो गई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर की, तो इन्होंने उन्हें अर्थी को कंधा भी दिया था, स्मिथ ने और कार्लोस ने। तो ये कहानी है, ये कहानी आपको ये सबक देती है, ये शिक्षा देती है कि अपने साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं, अपने साथ आपके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उन्हें उठाना कोई गलत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके जो समाज के साथ जो भी कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके समाज के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना कुछ भी गलत नहीं है। तो इन्होंने अपना फर्ज निभाया और कहीं ना कहीं ये सही भी था। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। अब जैसे यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, जैसे शब्द आए हैं यहाँ पर एफ्रो अफ्रीकन अमेरिकी का मतलब यही है कि एफ्रो अमेरिकी श्वेत अमेरिकी लोगों के लिए यूज किया जाता है, यानी अफ्रीका लोगों की वंशज है ये, जो कि इन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था। अब यहाँ पे बताई गई है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ये कब से चला था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, हेडिंग डाल लेना, ठीक है। ये आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक चला था ये, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक उद्देश्य ये था कि एफ्रो अमेरिकी लोगों के प्रति जो नस्ल आधारित भेदभाव है इसको मिटाना। यानी इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि नस्ल आधारित जो भेदभाव है इसको मिटाना था इसका उद्देश्य, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें ये नोट कर लेना। दूसरी बात ये थी कि ये जो आंदोलन था ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए। इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था, यानी कि अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन जो था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनकी अगुवाई में लड़ा गया था और ये पूरी तरह से अहिंसक था, यानी नॉन वायोलेंस जैसा, यानी जैसे महात्मा गांधी नॉन वायोलेंस में बिलीव करते थे, ठीक उसी प्रकार का ये आंदोलन था। किसी प्रकार की इसमें हिंसा को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये मांगे सब उठाई कि इन्होंने नस्ल आधार पर भेदभाव वाले कानून की और व्यवहारों को समाप्त करने की मांगे उठाई और ये सफल भी हुई। एक अगला आंदोलन और था यहाँ पर, यानी कि ये देखिए दोनों आंदोलन आप लिख लेना। एक अगला आंदोलन और था यहाँ पर, नोट 2 करके लिख लेना, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही नोट पड़ गए हैं आपके हाथ। तो ये है अश्वेत शक्ति आंदोलन। देखिए ये आंदोलन था 1966 में हो रहा था, 75 तक चला था और ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र था, यानी कि हिंसक आंदोलन था, ठीक है। और इसके समर्थक जो थे वो अपने यानी हिंसा का सहारा भी लेते थे, ठीक है। नस्लवाद मिटाने के लिए ये हिंसा का सहारा भी लेते थे। तो ये दो आंदोलन जो है ये काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब हम अपनी जो पृष्ठभूमि है, अब वो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर नोट करेंगे। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि 1968 में, पहला पॉइंट यहाँ से देखिए, पॉइंट अब मैं लिखवाता जाऊँ। 1968 में सिटी यानी मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर की पदक समारोह में, ठीक है, पदक समारोह में यानी कि दो अमेरिकी अश्वेत धावकों टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अश्वेतों के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो अश्वेत बिरादरी के प्रति यानी अश्वेत अमेरिकी के प्रति हो रही हिंसा के लिए ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। तो इसमें आप कुछ चुनिंदा पॉइंट लिख लेना। पहले पॉइंट कि पहला सब पॉइंट ये है, इन्होंने सिर्फ मोजे चढ़ाए जो कि ये जताने की कोशिश थी कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, स्मिथ यानी कि जो जॉन कार्लोस और स्मिथ हैं, स्मिथ के गले में काला मफलर परिधान था जो अश्वेतों का आत्मगौरव का प्रतीक था, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, यानी कार्लोस ने मरे हुए अश्वेत लोगों की याद में एक काले मनकों की माला पहन रखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सब पॉइंट इसी में, और यहां पर यह है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी, ठीक है। तो यहां पर नाम और ऐड कर लेना, नाम शायद मैंने ऐड करवाना भूल गया हूं, नाम ऐड करवाए हैं, अमेरिकी धावक करवाए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ठीक है। तो ये आपने यहां पर नोट कर लिया पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट यहां ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। यहां पर देख लेना कि रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने भी, ठीक है, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों का प्रति अपना समर्थन किया, ठीक है। अब देखिए बाद में क्या घटना हुई वो घटना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये थी कि ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया वो लिखना बहुत जरूरी था, वो आपने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। अब यहां पर नोट करके लिख लेना, यहां पे नोट पर लिखना, थर्ड पॉइंट लिख लेना कि 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में इनकी 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई,
ठीक है, ये इसमें थर्ड पॉइंट करके लिख लेना। तो ये तो थी भाई आपके सामने मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, जहां पर मानवाधिकार से संबंधित यानी कि जो खिलाड़ियों के साथ या फिर अश्वेत नागरिकों के प्रति हिंसा हो रही थी उस मुद्दे को उठाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया गया। उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी हुई, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, स्वाभाविक बात है, होंगी प्रतिक्रियाएं। अब देखिए यहाँ पर बात पर यही गई है, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। यानी कि हमारा समाज में समानताएं क्या हैं, असमानताएं कैसे हैं और विभाजन कैसे हुआ है समाज का। देखिए यहाँ पर वही बात दोहराई गई है कि खिलाड़ी, यहाँ पर के उदाहरण में जो खिलाड़ी दिए थे वो अपने भेदभाव का जो विरोध कर रहे थे वो सामाजिक भेदभाव के तरीके से अपना विरोध कर रहे थे। इस सामाजिक स्तर पर जो उनके साथ नस्ल का भेदभाव होता है उस आधार पर ये विरोध कर रहे थे। और वहीं बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में ये विरोध जो था, असमानता जो थी वो सामाजिक आधार पर नहीं थी, वो क्षेत्रीय विभाजन पर आधारित थी। आपने देखा एक क्षेत्र जो था डचों का था, डचों का बहुलता थी वहाँ पर, दूसरे में वहाँ पर फ्रांसीसियों का वर्चस्व था। इसके अलावा उनकी जो राजधानी थी ब्रसेल्स, वहाँ पर फ्रांसीसी बहुतायत में थे, डच कम थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्षेत्रीयता के आधार पर दिक्कतें थी। वहीं श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में स्थिति थी भाषा के आधार पर, सिंहलियों की भाषा अलग थी, तमिलों की तो तमिली थी भाषा, ठीक है। तो वहाँ पर भाषाई आधार पर विविधता थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि विविधता के स्वरूप अलग अलग हैं। यानी एक और सामाजिक आधार पर जो है भेदभाव हो रहा है, कहीं क्षेत्रीय आधार पर हो रहा है, जैसे बेल्जियम का एग्जाम्पल है, भाषाई आधार पर श्रीलंका में बंटवारा हुआ। तो ये क्या है, ये असमानता के स्वरूप हैं, यानी कि असमानता के स्वरूप हैं। यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी एक हालत के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं होता है, सामाजिक आधार पर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आर्थिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भाषाओं के आधार पर होता है। आप भी देखते होंगे, काफ़ी बार आपने देखा होगा अपने भारत के भारत में ही क्षेत्रीय आधार पर विभाजन, क्षेत्रीय आधार पर विरोध होता है, क्षेत्रीय आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। जैसे पूर्वोत्तर वाले जो छात्र हैं हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले जो छात्र आते हैं, उनकी अक्सर यही शिकायत रहती है कि भाई हम जब भी कभी दिल्ली वगैरह में पढ़ने आते हैं तो हमारे साथ लोग, कहीं कोई कहता है चाइनीज हो आप, कोई कहता है नेपाली हो आप, तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। यानी उनसे ज़्यादा शर्मिंदगी हमें महसूस करने की ज़रूरत है। ये एक भारत का अभिन्न अंग है और हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, चाइनीज बोलकर, नेपाली बोलकर, और तरह तरह की गालियाँ देकर मजाक उड़ा रहे हैं। कितनी दुख की बात है, यानी कि ये समझने वाली बात है। तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जो असमानताएं हैं केवल सामाजिक आधार पर नहीं हैं, ये तीनों आधार पर हैं, सामाजिक, क्षेत्रीय और यहाँ पर भाषागत आधार पर। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना कि समानताएं, असमानताएं और विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर अब शॉर्ट में लिख लेना कौन सी विविधता, कौन सा भेदभाव किस आधार पर है, ठीक है। यहाँ पर इसी में पहला सब पॉइंट कि सामाजिक जो भेदभाव है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि सामाजिक भेदभाव, यानी उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं सामाजिक भेदभाव, ठीक है। यानी कि जैसे जो आपके अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी, जैसा लिख लेना अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी, ठीक है। यानी यहाँ पर ऐसे लिख लेना सामाजिक बंटवारे के ऊपर ऐसे हेडिंग लिख लेना, सामाजिक बंटवारे के, ठीक है, कुछ स्वरूप, या सामाजिक जो विभाजन है, सामाजिक असमानताओं के कुछ स्वरूप, ठीक है। ऐसे लिख लेना ऊपर, सामाजिक असमानताओं के या सामाजिक विभाजन के कुछ स्वरूप, ठीक है। उनमें आपका क्या है, सामाजिक भेदभाव, इसमें पहला जैसे अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर विभाजन, ठीक है, जैसे बेल्जियम, ठीक है। इसके अलावा थर्ड स्तर पर भाषागत आधार पर विभाजन, भाषागत आधार पर जो है भेदभाव, जैसे श्रीलंका में, ठीक है, भाषा और क्षेत्र के आधार पर था। तो आपने ये तीनों रूप देख लिए, सामाजिक आधार पर, यहाँ पर आपका जो क्षेत्रीय आधार पर और भाषागत आधार पर, ये तीनों रूप आपने यहाँ पर सामाजिक असमानताओं के देख लिए, ठीक है। अब आर्थिक भी जुड़ जाता है इसमें, और कुछ पहलू भी जुड़ जाते हैं, जातिगत भी जुड़ जाता है, जातिगत सामाजिक में ही आ जाता है। यानी बहुत सारी जो सब पहलू जो हैं वो इन्हीं में ऐड हो जाते हैं, इन्हीं तीन पहलुओं के अंदर बाद बाकी पहलू ऐड हो जाते हैं। आपने देखा होगा भाषागत आधार पर आज भारतीय समाज में एक बहुत ज़्यादा एक निंदनीय कृत्य हो रहा है। यानी जो हिंदी भाषी बोलने वाले हैं वो अपने आप में बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। हमारा समाज ऐसा बनता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये भाषागत विभाजन या भाषागत असमानता को बढ़ावा दे रहा है ये सब चीज़ें। यानी आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे पटर इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत जीनियस बोले जाते हैं। क्या हिंदी बोलने वाला शुद्ध हिंदी बोल देगा तो क्या वो गंवार हो जाएगा? सोचने वाली बात है। यानी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या मैं गंवार हूँ या फिर मुझे पढ़ाना नहीं आता है? वही बात है कि मानसिकता क्रिएट हो रही है लोगों के मन में, ये भाषागत भेदभाव की मानसिकता पनप रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से भेदभाव है, सामाजिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर जातिगत प्रणाली है,
सामाजिक में ही जहाँ पर आपका आर्थिक भी आ जाता है, क्षेत्रीय आधार पर, जैसे मैंने पूर्वोत्तर का एग्जांपल लिया, भाषागत आधार पर, यानी भाषागत आधार पर ऊपर वाले राज्य जो बोल रहे हैं आपकी हिंदी भाषा बोल रहे हैं, या फिर मैंने अंग्रेजी और हिंदी का एग्जाम्पल दिया। तो आपने तीनों असमानताएं सामाजिक असमानताओं में देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे बात कही गई है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, हेडिंग अगली है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ये उत्पत्ति कैसे होती है सामाजिक भेदभाव की? ठीक है, देखिए हमारे समाज में जो सामाजिक विभाजन है वो अक्सर आपका जो है वो जन्म आधारित है, यानी हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, हम जिस जाति या जब समुदाय में जन्म लेते हैं, हम उसी समुदाय के नियमों, उसी समुदाय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं, और ऐसा समझा जाता है कि भाई आप जिस जगह जन्म लिए हैं वही आपकी जाति तय करेगा, वही आपका जो है यहाँ पर भविष्य के लिए आपका सामाजिक दायरा क्या होगा वही तय करेगा। ठीक है, जो कि एक गलत विभाजन है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत विभाजन है, और हमारे यहाँ लगभग यही प्रचलन में चल रहा है। ठीक है, यानी कि सामाजिक विभाजन का अधिकांश जो आधार है वो जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, और हमें अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता, यानी कि इसमें हमारा समुदाय चुनना हमारे इसमें बस में नहीं होता। ठीक है, यानी कि इस आधार पर हम किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ है। और जन्म पर आधारित जो विभाजन है, ठीक है, जन्म पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है, ये हम इसका अनुभव जो है यहाँ पे अपने दिन प्रतिदिन के यहाँ पर जीवन में करते हैं। ये बात आप जानते होंगे, यहाँ पे आप देखते होंगे कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो छोटा हो, चमड़ी का रंग अलग हो, शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हों, बहरहाल लेकिन हमने जन्म आधारित यहाँ पर चीज़ें मान ली हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही रिपीट की गई है, कुछ विभाजन जो है वो जन्म आधारित नहीं होते, यानी जो जन्म आधारित व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन में आ जाती है। ठीक है, इस समाज के गत होने वाला विभाजन जो है, समाजगत विभाजन का एक स्वरूप जन्म आधारित विभाजन का होना भी है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे पहले पॉइंट और पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला स्वरूप बताया गया है कि सिर्फ जन्म आधारित विभाजन नहीं होता, कुछ और चीज यहाँ पे स्वरूप भी हैं, जैसे बताया गया है। ठीक है, यानी आपने देखा हो कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग पसंद का धर्म चुन लेते हैं, अपने पसंद की सांस्कृतिक या गतिविधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, इन सब के आधार पर अपने सामाजिक समूहों का निर्माण करते हैं, और ये जन्म आधारित भेदभाव नहीं होते। यानी बहुत बार क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपना रास्ता तय करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपने आगे अपने पेशा, अपना खेल चूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जन्म आधारित जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, यानी अपना एक सामाजिक स्तर हम क्रिएट करते हैं। तो ये भी स्थितियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली जो भेदभाव का आधार है वो सामाजिक में जन्म आधारित प्रमुख है। पहली बात आपने ये नोट कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली बात यहाँ पे बताई गई है कि हर सामाजिक विभिन्नता, यहाँ पर कहा गया है हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। ऐसा क्यों कहा गया है? यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देश में जो विभिन्नताएं हैं वो कहीं ना कहीं एकता या फिर एक बद्धता का संकेत देती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ समाज अगर विभिन्न समुदायों में विभक्त है तो हमारा एकदम देश टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी बार ये पुल का काम भी करती है, सेतु का काम भी करती हैं। विविधताएं हमारे लिए सेतु का काम भी करती हैं। यानी सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का बड़ा कारण तो होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कई बार अलग अलग तरह से लोगों के बीच ये सेतु का काम भी करती हैं, यानी पुल का काम भी करती हैं। ठीक है, ये याद यहाँ पर कही गई है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है किसका? यहाँ पे स्मिथ और कार्लोस के बीच यहाँ पे नॉर्मन कौन से थे? नॉर्मन थे वाइट यानी नस्ल, सफेद यानी कि जो गोरे नस्ल के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने स्मिथ और कार्लोस जो कि अश्वेत नस्ल के व्यक्ति थे इनका समर्थन किया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भाई दोनों गोरे काले हैं तो भेद किया जाएगा, समर्थन भी किया। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यहाँ पर एक अलग निकल के आया नजरिया कि हर बार जो विभिन्नता है, सामाजिक भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो हमारे लिए विभाजन का स्वरूप ही हो सकता है हमारे लिए एक अच्छा संकेत भी लेकर आए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा नॉर्मन ने सपोर्ट किया, नॉर्मन एक ऑस्ट्रेलियाई श्वेत व्यक्ति थे। ठीक है, श्वेत नहीं थे ये, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर बताई गई इस पैराग्राफ के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना, यहाँ पर सेकंड पॉइंट कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। ठीक है, कई बार विभिन्नताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। कई बार विभिन्नताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे नॉर्मन यानी कि ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलियाई श्वेत खिलाड़ी ने अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ियों कार्लोस और स्मिथ का समर्थन किया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, यानी कहीं आपको अगर बताने का जिक्र आया तो आप बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भेदभाव का अगला स्वरूप बताया गया है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जात या उनका पंथ अलग होता है। पंथ मतलब मत या विश्वास। जैसे आपने देखा होगा शिया सुन्नी,
शियाओं का मत अलग है, सुन्नियों का मत अलग है, यानी मुस्लिमों में शियाओं का मत अलग है और सुन्नियों का मत अलग है। ठीक है, वहीं हिंदू धर्म में भी हैं एकेश्वरवादी हैं, यानी बहु ईश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी का मतलब ये है केवल एक में ही मानते हैं। ठीक है, कुछ निर्गुणवादी हैं, कुछ सगुणवादी हैं। तो ये इनका पंथ है। ठीक है, यानी कबीर जैसे लोग भी हैं। कबीर ने कहा था पाथर पूजें हर मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़। ठीक है, तो तासे घर की चाकी भली जो पीस खावे संसार, आप लोग इसका मतलब जानते होंगे। ठीक है, यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो तुम वो पहाड़ को पूजूं। उससे बेटर तो ये है कि हमारे घर में जो चाकी, यानी अब तो चक्की आपने देखी भी नहीं होगी, नई जनरेशन वाले, पुरानी वाली सबके घरों में होती थी, मेरे यहाँ आज भी है। ठीक है, वो अलग बात है, रखी हुई है। तो उससे गेहूँ पीसा जाता था, डेली आटा उससे तैयार किया जाता था। तो वो बात कही गई है कि एक जो पत्थर है वो हमें पीस के खिला रहा है, भोजन करवा रहा है, और एक पत्थर है जिसे हम चढ़ा रहे हैं। तो हम तो हमारे लिए तो चक्की जो घर में लगी है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम उसको ज़्यादा बड़ा मानते हैं। तो ये क्या है, एक पंथ है, अपना मत है, अपना विश्वास है। ठीक है, यानी एक जाति के भीतर भी अलग अलग विश्वासों, अलग अलग पंथों के लोग हो सकते हैं। जैसे बौद्ध में देख लीजिए हीनयान। ठीक है, हीनयान है और दूसरी शाखा और है इसकी। ठीक है, महायान और हीनयान है। तो दोनों में अलग अलग अंतर है। तो ये क्या है, अलग अलग पंथ हो गए। यानी कि हम एक धर्म को तो मान रहे हैं लेकिन हमारे पंथ अलग है, यानी हमारा जो मत है, हमारा जो विश्वास है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैंने दिया है। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उत्तर भारत के मोस्टली लोग जो हैं, मोस्टली जातियों के लोग जो हैं कैसे हैं, वेजिटेरियन है, हिंदू जातियों के लोग। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो हिंदू जो जातियों के लोग हैं मोस्टली वो आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे। तो ये क्या है, ये आपका पंथ विभिन्नता क्या ही उदाहरण है। ठीक है, यानी उत्तर भारतीय लोग अपने आप को शुद्ध शाकाहारी श्रेष्ठ मानते हैं, वहीं दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो अपने एक अलग उनका जीवन है, वही लाइफ स्टाइल है उनकी, नॉन वेज वाली लाइफ स्टाइल है। तो ठीक है, तो ये इनके पंथ अलग अलग माने जाएंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय के सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जातिगत आधार पर भी हम लोग बटे होते हैं। भाई हमने देखा है बहुत सारी जातियों में, एक जाति कहती है नहीं हम फलाने सिंह बहुत ऊपर हैं, एक कहती है नहीं वो ऊपर वो नीचे हैं। जैसे बहुत सारी अपर कास्टिस में मैंने देखा है, कोई कहता है भाई फलाने जो राजपूत हैं वो बहुत ऊपर वाले हैं, राजस्थान में फलानी जगह वाले राजपूत सबसे ऊपर वाले हैं, ये हम इनके यहाँ शादियाँ नहीं करते, इस तरह की आपने सुनी होंगी। ठीक है, वैसे ब्राह्मणों में भी कहा जाता है कि फलाने ब्राह्मण है ये बहुत ऊपर हैं, ये फलाने ब्राह्मण हम इनके यहाँ रिश्ता नहीं ब्याहते, हम इनके यहाँ नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये दो जातियों के एग्जाम्पल मैंने दिए, वैसे सभी जातियों में लगभग है, यानी मोस्टली जातियों में यही रिवाज है ऊंच जीतने। जातियों के अंदर भी उपजातियां बनी हुई हैं, आपने पढ़ा भी था, आपने इतिहास में देखा भी था और पढ़ा भी था। तो ये सामाजिक विभाजन हमारे यहाँ हर स्तर पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिए गए, वो आपको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, ये पुस्तक समाजशास्त्र की नहीं है। समाजशास्त्र वाला कंटेंट जो है वो कवर करेंगे, 9, 10, 11, 12 का कंटेंट है वो हम कवर करेंगे। कवर इसलिए करेंगे क्योंकि आपके मेंस में जो पेपर्स हैं उसमें समाजशास्त्र का रोल है। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र की बुक जो है आपने आहूजा के लिए नहीं ली होगी, तो मैं इसलिए समाज की अवधारणाओं के लिए आपको वो कवर करवा दूंगा एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया अगली हेडिंग में विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, कि कैसे सामंजस्य होता है विभिन्नताओं के मध्य और कैसे टकराव होता है। उससे पहले एक इमेज दी गई है, एक इमेज दी गई है, ये कार्टून है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी गर्दन काट रहा है, दिखाया गया है कि इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकालता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है? ठीक है, यानी एक आपके हाथ में क्या दे दिया गया है, एक कुल्हाड़ी दे दी गई है और आप अपना जो गर्दन काट रहे हैं। अब आप अपना अर्थ लगाइए, क्या अर्थ है इसका आपका विभाजन के संदर्भ में, क्या अर्थ है आपका जातिगत विभाजन के आधार पर, सामाजिक विभाजन के आधार पर, आप अपने अर्थ में शब्दों में अर्थ लगाइए। ठीक है, स्वतंत्र है इसमें, यहाँ पर कोई अर्थ दिया हुआ नहीं है। हो सकता है मैं अर्थ लगाऊं वो आपको पसंद ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि भाई विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव कैसे होता है। ठीक है, देखिए सामाजिक विभाजन यहाँ पे कहा गया है कि भाई सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है, यानी विभाजन तब होता है जब हमारे कुछ सामाजिक अंतर जो होते हैं वो विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे हम एक किसी के प्रति एक जो समान नजरिया बना लेते हैं कि भाई वो व्यक्ति फलानी जाति से है तो ऐसा होगा, वो व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है अश्वेतों का, और उसके बाद अपने भारतीय दलितों का एग्जाम्पल दिया गया है। अश्वेतों की स्थिति वही थी जो भारत में दलितों की थी। भारत में दलितों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जो निचली थी, वहीं अश्वेतों की इतनी निचली नहीं बताई गई। अश्वेतों की ये बताई गई वो आमतौर पर गरीब थे, बेघर थे, ठीक है, और भेदभाव का शिकार थे। वहीं हमारे देश में दलित जो बताए गए हैं, हमारे देश में दलितों के साथ भी वही चीज़ें थी, यानी आमतौर पर गरीब थे, भूमिहीन थे, भेदभाव थे, अन्याय का शिकार होता था। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें थी। एक तो उनके साथ छुआछूत का भेद तो हो ही रहा था, ऊपर से क्या थे
आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं थे। तो आर्थिक रूप से सक्षम होने ना होने की वजह से भी क्या हुआ कि समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सके। तो ऐसे करके यहाँ बताया गया है। वही बात पहले वाले पॉइंट पे हम चलते हैं कि भाई ये सामाजिक विभाजन कब हुआ कि जब कुछ सामाजिक अंतर जो थे दूसरी कुछ भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो गए, यानी कि हम उन्हें एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाए। पहली बात तो छुआछूत का भेद मिटाने की कोशिश की, दूसरी बात ये थे गरीब बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सोच लिया कि भाई गरीब हैं, ये ऊपर उभर के नहीं आ सकते सामने, तो हमने उन्हें और खाई में धकेलने की कोशिश की, उन्हें उभरने का प्रयास नहीं किया, उनको उबारने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे करके सामाजिक विभाजन बढ़ता चला गया। देखिए मैंने आपसे आज फिर बोला है, ये चैप्टर जितना आप मंथन कर लेंगे, जितना आप अपने समाज से व्यवहारिक जीवन में आप अगर उतार लेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखाऊंगा मैं जितना, लिखना उतना कम पड़ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लिखाने से इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझते चलिए चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है अगली बात, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, फिर समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह के लोगों को पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ सामाजिक असमानताएं होती हैं, वो कॉमन होती हैं, कुछ समूहों में कॉमन होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई उनमें सामंजस्य बिठा पाना बहुत, जहाँ पर जो है बहुत ही यहाँ जटिल मुद्दा बन जाता है। जैसे एक गरीबी, ठीक है, यानी गरीबी आज आप देखते होंगे, पॉवर्टी लगभग हर जाति में है, ऐसा कोई जाति नहीं है, हो सकता है किसी जाति के लोग कम गरीब हों, लेकिन गरीब जरूर हैं। तो आज उन गरीबों का एक अलग तबका बन गया है, उन गरीबों की गरीब जो लोग हैं उन सबका एक अलग स्टैंडर्ड बन गया है, अमीरों का एक अलग स्टैंडर्ड बन गया है। आपने देखा होगा चाहे वो दलित व्यक्ति भी हैं, अगर वो उनका स्टैंडर्ड अमीरों जैसा आ गया है तो वो सामाजिक भेदभाव का शिकार उन्हें नहीं होना पड़ रहा है। वहीं जो व्यक्ति आज भी दलितों में बहुत ज़्यादा गरीब हैं उन्हें हर तरह से सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, देखते भी होंगे। ठीक है, तो यानी सक्षम हो गए हैं दलित वर्ग के व्यक्ति जो अमीर वर्ग में पहुंच गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे उनका राजनीतिक वर्चस्व भी अच्छा खासा है, राजनीतिक पहुंच भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वही बात कही गई है, पहला सेकंड यहाँ पर पॉइंट मैं भूल गया, सेकंड पॉइंट, कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। ठीक है, यानी किसी एक मुद्दे यानी जातिगत आधार पर तो हमारे नजरिए एक जैसे हैं, लेकिन दूसरा मुद्दा अगर हम उठाएं गरीबी वाला, उस पर हमारा मत अलग अलग हो सकता है। यानी अगर जातिगत देखें तो जातिगत आधार पर अमीर वाला भी दलित व्यक्ति है, वो भी सोचेगा भाई हम जातिगत शोषण हमारा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन वही अगर अमीरी की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, फिर वही सोचेगा यार हम तो अमीर हैं, हम क्यों व्यर्थ में इधर उधर भटके। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं कि भाई किसी एक मुद्दे पर हम समूहों के हित एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारा हितों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वहीं अपर कास्ट में जो अमीर लोग हैं वो उनका एक दायरा अलग बन गया, वो गरीब जो उनके कास्ट के गरीब लोग हैं उन्हें वो लायक नहीं करते, उन्हें अपने समतुल्य नहीं समझते। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड, आप इनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए ये क्या है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड है क्या? नीदरलैंड एक यूरोप का देश है, ठीक है, और वहीं जो उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, या फिर जो आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला जो है क्षेत्र जो है, ठीक है, ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है, यानी कि ये यूरोप के द्वीपीय देश हैं जो कि यूरोप के उत्तर पश्चिम में पड़ते हैं। ये दो द्वीप पड़ते हैं, इस तरह से द्वीप पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो द्वीप है, ये वाला बड़ा वाला जो द्वीप है ये ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, और ये जो है उत्तरी आयरलैंड वाला बोला जाता है। इसमें मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। ग्रेट ब्रिटेन में तीन आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में आपका आता है इंग्लैंड, आता है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, इंग्लैंड, यहाँ पर आता है वेल्स, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आता है स्कॉटलैंड। यानी कि ये तीन मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीन मिलकर बनाते हैं ब्रिटेन। ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन, उन्हें बोला जाता है, द ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। ठीक है, और वहीं इनका जो उत्तरी यहाँ पर आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, इसका आयरिश गणराज्य एक स्वतंत्र देश है। यहाँ पर एक आयरिश गणराज्य देश एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड और ये तीनों देश हैं, यानी ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। उत्तरी आयरलैंड और इन्हें मिलाकर क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। देखिए ये सब भूगोल के प्रश्न हैं, और मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको विश्व भूगोल वाला जो पोर्शन है क्लास 7th का, आई थिंक चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है, चैप्टर नंबर शायद वही होगा, तीसरा चौथा या पांचवा छठवां चैप्टर होगा। तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, क्लास 7th ओल्ड जियोग्राफी, आप प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड की बात हो रही है और नीदरलैंड की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर दो मत दिखाए गए हैं ईसाइयों में भी।
प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। आपने देखा होगा या मैंने बताया भी था, कुस्तुनतुनिया साम्राज्य या बैजंतीनी साम्राज्य, ठीक है, और एक रोम का कैथोलिक साम्राज्य था। आपने ये भी पढ़ा होगा, या रोम पढ़ता था पश्चिम में और जो कुस्तुनतुनिया या बैजंतीनी वाला था पूर्व में पढ़ रहा था, यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च वाला, ठीक है, यानी ये कैथोलिक चर्च वाले थे और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले थे। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च वालों के जो मत या विश्वास तैयार हुए उन्हें प्रोटेस्टेंट के रूप में जाना गया, उनके विचारों को प्रोटेस्टेंट के रूप में जाना गया, और इनके विचारों का प्रभाव लगभग जो पूर्वी यूरोप पूरा था इनकी जद में जो था, और इसके अलावा पश्चिमी एशिया का जो भाग था उन पर इनका अच्छा खासा प्रभाव रहा। वहीं अगर कैथोलिक वालों की बात करें तो इनका प्रभाव पश्चिमी यूरोप वाले रीजन में अच्छा खासा रहा, ठीक है। लेकिन बाद में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर था, यानी वैश्वीकरण का दौर था, तो आप समझ सकते हैं लोगों का पलायन वगैरह हुआ, यूरोप पूरा जुड़ा हुआ तो है ही, लोग एक जैसे दूसरे के आए जाए, तो ऐसे में ये लोग मिक्स हो गए। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है कि इनमें कैसी असमानता है वो बताई गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे इसी में, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटे हैं, ठीक है। यानी कि तीसरा पॉइंट आपका ये है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट, उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट हैं और नीदरलैंड के कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी आयरलैंड जो है, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, यानी कि जो कैथोलिक हैं, कैथोलिक मत वाले हैं, वो पूर्णतया मान सकते हैं, विशुद्ध रूप में अपने आप को क्या मानते हैं, आपको ईसाई धर्म का समर्थक मानते हैं विशुद्ध रूप में, ठीक है। इनके पोप जो हैं वो इनके प्रमुख मुखिया होते हैं, ठीक है, जो कि ईसा मसीह या फिर जो भी हैं इनके विचारों को संवहन करने वाले होते हैं। देखिए मुझे इस धर्म की ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, एक्चुअली मैं साफ साफ बता दूंगा आपको, जितनी नॉलेज जो है पढ़ी हुई नॉलेज है, इतना डीपली नॉलेज मुझे इसकी नहीं है, ठीक है। अगर आप बाद में कोई वाइस व्यक्ति हो जो कि पर्टिकुलर इस धर्म से बिलोंग करता हो, उसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप कमेंट में पूरा व्याख्यान दे देना, ठीक है। मैं बिल्कुल इस बात का बुरा नहीं मानता हूँ, जिस चीज़ में मेरी नॉलेज नहीं होती, नज़रिया नहीं होता है ज़्यादा, तो उसमें मैं ज़्यादा फिर बोलता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मेरी इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है नॉलेज, मेरी जिन जिन धर्मों में है वो आप जानते हैं, किन किन धर्मों में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। तो यहाँ पर इसमें ईसाइयत में मेरा नहीं है, क्योंकि नियर बाई यहाँ पर ईसाइयत मेरे आसपास नहीं रही है कोई, तो ना ही इनसे मतलब मेरा कभी इंटरेक्शन इतना ज़्यादा रहा है जिसकी वजह से मेरी हो पाती नॉलेज, तो मैं ये पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि उत्तरी आयरलैंड में जो वर्ग है उनकी धर्म के बीच गहरी असमानता है, ठीक है, लेकिन वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, यानी कि ये लोग गरीब हैं, ठीक है, लेकिन इनकी क्या है, धर्म में बहुत ज़्यादा कैथोलिक वालों की जो कैथोलिक समुदाय है वहाँ की गरीब जरूर है, लेकिन उनकी धर्म के बीच गहरी आस्था है, ठीक है। और इस वजह से इनके साथ क्या है, लंबे समय तक भेदभाव होता रहा है, ठीक है। वहीं यानी कि वहाँ पर जो है प्रोटेस्टेंट के साथ इनका कैथोलिक वालों का भेदभाव होता रहा है। वहीं नीदरलैंड की स्थिति अगर हम देखें सेकंड सब पॉइंट में, ये पूरा पॉइंट लिख लेना, यानी किसके साथ भेदभाव हो रहा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के साथ, कैथोलिक गरीब होने की वजह से कैथोलिक के साथ भेदभाव हो रहा है। नीदरलैंड की बात करें यहाँ पर, तो नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच कोई मेल दिखाई नहीं देता, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अमीर और गरीब हैं, समान रूप से दोनों ही अमीर और गरीब हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो हैं वो अमीर हैं, ठीक है, और कैथोलिक जो है वो गरीब है उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है। तो इसलिए उनमें दोनों में असमानताएं हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही, चाहे कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, दोनों ही यहाँ पर समान रूप से हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे बताया गया है, इसी में आगे बढ़ते हैं थर्ड सब पॉइंट में, उत्तरी आयरलैंड में क्या होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच मारकाट चलती रहती है, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा कभी नहीं होता। नीदरलैंड में क्यों नहीं होता, क्योंकि नीदरलैंड में समान रूप से हैं, कैथोलिक गरीब भी हैं, कैथोलिक अमीर भी हैं, प्रोटेस्टेंट गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। जबकि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो हैं वो अमीर हैं और कैथोलिक गरीब हैं, तो अक्सर उनके विचारों में तालमेल नहीं बैठता है। एक कहता है भाई हम तो वही जो कहावत है मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि वो कहता है नहीं हम तो कट्टर वाले हैं, वो कहता है नहीं आप कट्टर वाले हैं तो हम क्या करें, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। तो ऐसे करके उत्तरी आयरलैंड में तो भेदभाव चलता रहता है, मारकाट चलती रहती है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वही बताया गया कि भाई ऐसी जो विभिन्नताएं होती हैं कई समूहों में अगर विद्यमान हो तो वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। यानी कि ऐसी भिन्नताएं का मतलब ये क्या है कि मान लीजिए जो एक जैसी समानताएं होती हैं उन्हें संभालना वाकई में कठिन पड़ जाता है, लेकिन सभी समूहों में एक जैसी विभिन्नताएं हों, मान लीजिए जैसे कई एक समूहों में क्या है गरीबी विद्यमान है,
मान लीजिए सभी जातियों में लगभग गरीबी विद्यमान है, तो हम हैंडल कर पाएंगे। हम गरीब लोगों के लिए कोई योजना लेके आएंगे, सभी को समान रूप से लाभ मिल जाएगा, तो वहाँ पर गरीब लोग जो है उनका एक अलग अपना दायरा तैयार हो जाएगा, वो आपस में जातिगत भेदभाव नहीं कर पाएंगे। तो वही बात कही गई है कि जहाँ पर ये ऐसी जो भिन्नताएं होती हैं एक साथ मौजूद होती हैं, वहाँ पर हमें संभालना आसान होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ नीदरलैंड का एग्जाम्पल, नीदरलैंड में क्या था कि गरीब कैथोलिक अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, प्रोटेस्टेंट अमीर भी हैं, गरीब हैं, तो भाई दोनों ने अपनी भावनाओं को समझा। लेकिन वही उत्तरी आयरलैंड में बिल्कुल उलट हो गया। उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ कि भाई वहाँ पर कैथोलिक जो हैं गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट अमीर हैं, तो वहाँ पर वो भिन्नताएं बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर इसी में चौथा सब पॉइंट लिख लेना ये, ठीक है, कि जहाँ ये सामाजिक भिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, उन्हें संभालना बेशकत आसान होता है। ये सभी समूहों में होंगी तो हम आसानी से संभाल पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर केवल एक ही समूहबद्ध असमानता है तो उन्हें दूर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यानी उन्हें दूर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर अमीर गरीब वाली खाई है सभी जातियों में, सभी धर्मों में, तो दूर कर पाएंगे, लेकिन किसी एक जाति विशेष में ही गरीब पाए जाते हैं तो उसे दूर कर पाने में बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। वो बात यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आज हमारा जो समाज है ये कई हिस्सों में विभाजन दिखाई देता है। देश बड़ा हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत बहुत बड़ा देश है लेकिन यहाँ पर बहुत समुदाय रहते हैं। बेल्जियम बहुत छोटा देश था लेकिन वहाँ पर भी आपने देखा होगा वहाँ पर भी अनेक समुदाय थे। इसके अलावा जर्मनी और स्वीडन जैसे जो समरूप समाज में अभी, ठीक है, समरूप समाज में अभी यहाँ पर मतलब समरूप का मतलब होता है यहाँ पर एक ही जाति के, एक ही नस्ल के, एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी दुनिया से अलग अलग देशों से लोग पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर भी बदलाव आ रहा है। यानी ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, तो कोई व्यक्ति कहीं भी आ जा रहा है। इसकी वजह से हमारी संस्कृतियों में विविधता बढ़ती जा रही है। यानी आप देख पा रहे होंगे हमारी अब हिंदू कम्युनिटी भी, आप देख पा रहे हैं आपकी हिंदुस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है इसका भी अच्छा खासा दबदबा है विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में खास करके पंजाबी समुदाय का, सिख समुदाय का अच्छा खासा दबदबा आप देख पाते होंगे। कनाडा में जो है पंजाबी जो है वो बहुत ऊंचे पोस्टों में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यानी हमारा वैश्वीकरण के दौर की वजह से समुदाय हमारे जो है वो अब बहुत सांस्कृतिकवादी या बहुत यानी कि जो है विविधतावादी बनते जा रहे हैं। तो विविधतावादी जो समुदाय हमारे बनते जा रहे हैं तो उनमें जरूरी ये है कि हम जो समुदाय हैं उन समुदायों में सामाजिक अंतर जो है वो कम हो, सामाजिक विभेद जो है वो कम हो, ठीक है। हम सब मिलजुल कर रहें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना आप अगला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए पॉइंट मैं भूल गया, थर्ड, हाँ चौथा पॉइंट आएगा, ठीक है। यहां पर लिख लेना कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से, यानी कि लिख लेना यहां पर दुनिया के दूसरे हिस्सों से, यानी यहां पे ऐसे लिख लेना वैश्वीकरण के दौर में लोगों के एक देश से दूसरे देश में जाने की वजह से, ठीक है, लोगों के एक देश से दूसरे देश में जाने की वजह से सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। और इसी में लिख लेना इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुत सांस्कृतिक हो गए हैं। चौथे पॉइंट को मैंने आसान भाषा में लिखवा दिया ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। यानी ये सांस्कृतिक बदलाव हो जा रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हर देश में हो रहे हैं, चाहे भारतीय समुदाय हो या कोई समुदाय हो। भारतीय समुदाय में तो सदियों से रहे हैं सांस्कृतिक, यहाँ पर आपके यहाँ जो है, ठीक है, बहुविधता रही है यहाँ पर हमारे यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉरी अब ये वाला है, हाँ, सामाजिक विभाजनों की रणनीति, ठीक है। सामाजिक विभाजनों की रणनीति किस प्रकार से बनती है, हेडिंग ये है आपकी, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विभाजनों की रणनीति में यहाँ पे दो स्थितियां दिखाई हैं। यहाँ पर रणनीति बोल गया, राजनीति है ये। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भाई सामाजिक विभाजन में या सामाजिक आधारित जो भेदभाव वाली व्यवस्था है इसमें अगर राजनेता जो है यानी आपके जो पॉलिटिशियन हैं वो अगर आ जाते हैं तो वाकई में ये सामाजिक भेदभाव जो है बहुत ही ज़्यादा जटिल और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर कह सकते हैं कष्टदायी हो जाता है और हो सकता है देश तोड़ने वाला भी हो जाए। बहुत बार मोस्टली यही होता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, वो भी इसमें बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट वही है कि राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है, ठीक है। यानी यहाँ पर वही बात कही गई है कि इस प्रतिद्वंदता की वजह से क्या होता है, कई कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यानी कि जो प्रतिद्वंदता होती है राजनीतिक पार्टियों में, ठीक है, तो उस प्रतिद्वंदता की वजह से तमाम समाज जो होते हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं या फिर एक विद्रोह या फिर एक दंगे फसाद वाली स्थिति भी क्रिएट हो जाती है। आपने देखा वो तमाम पार्टियां जो होती हैं सबकी आइडियोलॉजी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा दक्षिणपंथी, वामपंथी, ठीक है,
आपने मध्यपंथी देखे, कांग्रेस जैसे, सब चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। तो सबकी अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। सबने अपने अपने जो अपने अपने धर्मों का धर्मों का प्रतिनिधित्व करने का ठेका ले रखा है कि हमें किस धर्म का प्रतिनिधित्व करना है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, ये अगर उसी धर्म को लेकर आगे चलेंगे तो यकीन मानिए एक दिन ये भी हो सकता है कि भाई प्रद्वंता, इनकी जो लड़ाई है, इनकी राजनीतिक जो वर्चस्व की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक असमानता, धार्मिक प्रद्वंता को बढ़ा दे और समाज में एक गहरी खाई क्रिएट हो जाए। ये भी हो सकता है और ये हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताया गया है इसमें। यहाँ पर पहला एस्पेक्ट तो यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ऐसे में देश विखंडन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। यानी ऐसे में ये आपकी जो ये वाला एस्पेक्ट है, इससे देश विखंडन की तरफ भी जा सकता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई इसका परिणामों का दायरा क्या होगा, ठीक है। परिणामों का दायरा यहाँ पे बताया गया कि भाई इनके जो परिणाम होंगे उनका दायरा क्या होगा। एक तो स्थिति यहाँ पर उन्होंने ये इमेजिन करने के लिए रख दी है। अब दूसरे इसके परिणाम क्या होंगे उसका दायरा यहाँ पर बताया गया है। देखिए सामाजिक विभाजनों में, राजनीति में यहाँ पर परिणामों का दायरा बताया है। सब हेडिंग है, मतलब परिणामों का दायरा का मतलब ये है कि भाई सामाजिक विभाजन में जब राजनीति ने हस्तक्षेप किया है तो उसके परिणाम किस प्रकार से हुए, उनका दायरा क्या हुआ, तो वो बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट जो है, यहाँ पर ग्रेट जो 3 आइलैंड वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था कि कैथोलिक गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट अमीर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा है, ठीक है, यानी कि पूरा मिलाकर आपका यूके बनता है ये। तो ये जो हिस्सा है उत्तरी आइलैंड, ये काफ़ी समय से यहाँ पर जाति हिंसा इन सब चीज़ों में ग्रसित था ये, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट किया गया है टॉपिक को। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट से लिखते जाएंगे। परिणामों का दायरा में समझ लेना, परिणामों का दायरे का मतलब समझ लेना कि भाई जो सामाजिक जीवन में, सामाजिक विभाजन में अगर राजनीति ने पार्टिसिपेट किया तो क्या क्या परिणाम हुए हैं वो बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बताया गया, यानी आप ये हेडिंग का अर्थ यहाँ पर ये है, परिणामों का दायरा का मतलब ये अर्थ है। तो यहाँ पर वही बात है पहला पॉइंट में कि उत्तरी आइलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा जो था, ये काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी ईसाई थी, जो कि दो धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बटी है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखना है इसी में सब पॉइंट। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई थी और यह धर्म के 2 मुख्य पंथों, ठीक है, यानी इसमें मुख्य पंथों में बटी थी, ठीक है। यानी इसमें सेकंड सब पॉइंट 53% यहाँ पर आबादी जो थी वो प्रोटेस्टेंट है, 53% यहाँ पे कौन सी थी, प्रोटेस्टेंट की थी। इसके अलावा बाद बाकी 44% जो थी वो रोमन कैथोलिक थी, ठीक है। 44% क्या थी यहाँ पर, ये रोमन कैथोलिक थी सेकंड सब पॉइंट में, ठीक है। वहीं जो कैथोलिक थे, कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा था नेशनलिस्ट पार्टी करती थी, ठीक है। यानी कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, यहाँ पर इनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी। इसकी डिमांड थी, इसकी मांग थी कि इन्हें उत्तरी आइलैंड, यानी कि यहाँ पर जो उनका उत्तरी आइलैंड वाला पोर्शन है उसको आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के बारे में बताया मैंने, ग्रेट ब्रिटेन, और जो आयरलैंड वाला द्वीप है, आयरलैंड में एक आयरलैंड गणराज्य, आयरिश गणराज्य है। तो इनका मानना यह था कि हम उत्तरी आयरलैंड के लोग हैं, तो हम ये ब्रिटेन में ना जाकर, ब्रिटेन की हुकूमत में ना जाकर हम यहाँ पर आयरिश गणराज्य में मिलना चाह रहे हैं। यानी कैथोलिकों का ये मानना था, ठीक है। यानी कैथोलिकों की डिमांड यही थी कि इनकी मांग ये थी कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, ठीक है, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। यानी कि जो उत्तरी आयरलैंड या फिर आयरिश गणराज्य जो है, आयरिश गणराज्य मूलतः कैथोलिकों का पूरा गढ़ है, कैथोलिक लोगों का वहाँ पे शासन चल रहा है। तो ये जो लोग वही मांग करते थे कि हम लोगों को यहाँ पर मिला दिया जाए, हम लोगों को इसमें मिला दिया जाए, आयरिश गणराज्य वाले में, ठीक है। देखिए मैं फिर से इस विभाजन को समझा दे रहा हूँ, फिर से आपको जो ब्रिटेन और ये समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको फिर से बताया था कि ये दोनों द्वीपी देश हैं, ठीक है। यानी कि एक तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है, किसके, आपके यूरोप के उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है, इसमें 2 द्वीप हैं ये, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पोर्शन को बोला जाता है द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स, इसके अलावा यहाँ पर स्कॉटलैंड, इन 3 को मिलाकर क्या बनता है, ये बनता है आपका, ठीक है, क्या बनता है यहाँ पर, ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब ये दूसरा द्वीप है, दूसरे द्वीप में एक पार्ट में पड़ता है आयरिश गणराज्य, यानी एक पार्ट में यहाँ पर एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम है आयरिश गणराज्य, ठीक है। आयरिश गणराज्य एक स्वतंत्र देश है यहाँ पर, और रेस्ट ऑफ देन जो पार्ट बचा हुआ है उसका, वो उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का ही भाग है, ठीक है। तो इस उत्तरी आयरलैंड वाले पार्ट को और द ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूके कहा जाता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। रिपीट करने का रीजन ये है कि कुछ लोगों के मन में डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है। अब यहां पर यही बात बताई गई, जो आयरिश गणराज्य स्वतंत्र देश है उत्तरी आइलैंड वाले द्वीप पर, तो इनका मानना यह है कि भाई यहां पर कैथोलिकों का बहुमत है, तो उत्तरी आइलैंड वाले जो कैथोलिक हैं वो हर बार आयरिश गणराज्य में मिलने की कोशिश करते हैं और ये इसकी मांग भी करते हैं, ठीक है। वहीं अगर प्रोटेस्टेंट की बात कही जाए, चौथा सब पॉइंट, तो प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यूनियस्ट, जो आपकी यूनियस्ट पार्टी है ये करती हैं, और ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन जो है मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, यानी ब्रिटेन में मूलतः कौन से प्रोटेस्टेंट को मानने वाले देश हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया पांचवा सब पॉइंट, 1998 में क्या हुआ कि ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन करने की बात, यानी हिंसक आंदोलन बंद करने की बात को स्वीकार किया। यानी यहाँ पे समझौता हुआ, समझौता में उन्होंने ये कहा कि भाई जो यहाँ पर आपके कैथोलिक लोग हैं, जो कि यानी उत्तरी आइलैंड पर रहने वाले कैथोलिक लोग हैं, वो आप आयरिश गणराज्य में मिलने का आप फैसला नहीं करेंगे, आयरिश गणराज्य में मिलने की आप दबाव नहीं डालेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर इनका जो है फैसला हो पाया, ठीक है। तो वो बातें कही गई हैं, यानी सब वही स्थिति थी कि किसी यहाँ पर बताया गया है, वही स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि भाई आप लोग बार बार दबाव नहीं डालेंगे कि हमें उसमें मिलना है या नहीं मिलना है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ स्थिति यहाँ पे कंट्रोल बाद में हो पाई ये वाली, ठीक है। काफी बार हिंसक झड़पें भी हुई, काफी बार सेना के जवान भी मारे गए, काफी जनता भी मारी गई, तो वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि यूगोस्लाविया एक देश है, ठीक है। यूगोस्लाविया में एक कहानी का यहाँ पर सुखद अंत नहीं हुआ, यानी यहाँ पर भी राजनीतिक होड़ में यहाँ पर भी देश जो था दो भागों में बट गया, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि एक यूगोस्लाविया में क्या हुआ था कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर लोग थे, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाए, और मैनेज ना कर पाने की वजह से क्या हुआ, यूगोस्लाविया का विभाजन हो गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे यूगोस्लाविया में धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर यूगोस्लाविया, ठीक है, नहीं यूगोस्लाविया धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर, ठीक है, कई टुकड़ों में बट गया। ये सेकंड पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। जबकि एंड में 1998 में आकर आपका जो ये वाला डिस्प्यूट था, इन्होंने ये डिस्प्यूट 1998 में सुलझा लिया, पैक्ट करके, समझौता करके। किस किस के मध्य? यानी कि इन दोनों के मध्य, जो कैथोलिक पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी और प्रोटेस्टेंट की जो पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, इनके मध्य समझौता हो गया और ऐसे करके मिलजुल कर फिर रहने लगे, ठीक है। यहाँ पर ये स्थिति बताई गई है। तो यहाँ पर भाई बताया गया ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना यह है, ठीक है। अब वहीं यहाँ पर कहा गया है, उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति में किसी समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि आदर्श समाज वो कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में व्यक्त ही नहीं होना देना चाहिए। इन कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई अगर कहीं पर अगर सामाजिक विभाजन है तो वो राजनीति में मिले ना, उसका विलय ना हो पाए। अगर राजनीति में विलय हो जाएगा तो यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं फूट पैदा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पर अगला नजरिया बताया गया है, अगले नजरिए में कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना एक स्वाभाविक बात है। रीजन ये है कि लोकतंत्र में, पूरा लोकतंत्र की महिमा ही ये है कि हर व्यक्ति जो भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे समाज या हमारी जो दल है या फिर हमारी जातिगत आधार पर जो हमारा समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, उनकी जो बातें हैं वो हम सबके सामने रख पाएँ, पटल पर रख पाएँ। तो इस वजह से यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी होता है लोकतंत्र के अंदर कि सामाजिक विभाजन वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बात को प्रमुखता से रख पाते हैं, प्रमुखता से उन बातों को मुखरता के साथ रख पाते हैं, कह पाते हैं, उनकी मांगें पूरी हो पाती हैं। दूसरी बात ये है यहाँ पर लोकतंत्र के उसमें कि लोकतंत्र में ये होता है कि भाई जो सदियों से दबे कुचले समुदाय हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र का रोल ये कहता है कि भाई उनको भी, यानी उनके भी वोट की वैल्यू समान है, चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो चाहे अपर कास्ट का व्यक्ति हो, वोट की वैल्यू तो समान है। तो ऐसे में सवाल ये है कि लोकतंत्र के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी मजबूरी ये भी बन जाती है कि वोट की वैल्यू यहाँ समान है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो या अपर कास्ट का हो। तो ऐसे में वो निचली जातियों का भी उत्थान के बारे में सोच पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामाजिक विभाजन अगर राजनीति से अगर मिल जाता है तो एक सुखद भी है। यहाँ पर इस आर्टिकल, इस पैराग्राफ का कहने का मतलब, देखिए पूरा पैराग्राफ पर नहीं पढ़ूंगा, इसका मतलब यही है कि अगर राजनीति जो है वो लोकतंत्र यानी सामाजिक विभाजन में अगर राजनीति आ जाती है या राजनीति में सामाजिक विभाजन आ जाता है तो कहीं ना कहीं सुखद अंत भी होता है। सुखद अंत ये है कि कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि भाई जो ऐसे हाशिएकृत समुदाय हैं, हाशिएकृत समाज हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जैसे हमारे भारतीय लोकतंत्र में देख लीजिए SC ST OBC समुदाय के लिए कुछ फीसदी सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं ताकि उनके लोगों को भी यहाँ पे लोकतंत्र में
प्रतिनिधित्व मिल सके, उनकी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए एक यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। तो ये क्या है, ये यही है, यानी हमारी सामुदायिक जो समाज जो है, सामाजिक विभक्त समाज है, सामाजिक हमारी जो विभाजन है उस विभाजन को और स्ट्रांग बनाया जाए। नहीं लगा हर तबके को यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमें जो है जो आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट था, पॉइंट मैं फिर से भूल गया, 3rd पॉइंट था। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन, ठीक है, लेकिन इसी में लिख लेना, लेकिन 3rd पॉइंट लिखना कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर व्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। ठीक है, राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर व्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। ठीक है, यहां पर इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, 3rd सब पॉइंट। ठीक है, कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल, ठीक है, यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूहों या विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं करना। ठीक है, यानी कि यहां पर लिख लेना लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए, ठीक है, राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। ये बीच की लाइन स्किप कर देना और ये ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि भाई जो हाशियाकृत समुदाय हैं लोकतंत्र में, उनकी महिमा ये हो जाती है कि उन्हें भी मौका मिल जाता है अपनी बात को मुखरता के साथ रखने का, उनकी समस्याओं को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि वोट वैल्यू यहाँ पे समान है, किसी प्रकार का वोट वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, यानी अमीर गरीब सबकी वोट वैल्यू समान है। आप पूर्ववर्ती जो क्लासें हैं, कक्षाओं में जब आप पढ़ चुके हैं कि सभी की वोट वैल्यू समान है, तो इसमें जरूरी ये हो जाता है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल होते हैं विभिन्न जातिगत आधार पर, विभिन्न भाषागत या सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें जो है उनके ध्यान यानी उनकी समस्याओं को निपटान करने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके अलावा एक अच्छा और बेहतर समाज बन सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिख ली हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 आयाम बताए गए हैं। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि भाई सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? ठीक है, सामाजिक विभाजन की, तो पहला पॉइंट लिख लेना, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का के परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है यहाँ पर कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हम खुद को जाने हैं कि हु एम आई, हम कौन हैं। ठीक है, यानी हम कौन है। पहली बात तो ये है कि सामाजिक विभाजन ये दर्शाता है कि हम अपनी जो विविधता है, हमें हमारी जो पहचान है, हमारा सांस्कृतिक एक वजूद है, उस पर गर्व करें, उस पहचान को जानें। ठीक है, तो पहला तो एस्पेक्ट इसका ये है। ठीक है, और सही बात भी है कि हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने धार्मिक विश्वासों को नहीं जानेंगे तो फिर हमारा वजूद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल शून्य वजूद होगा। यानी हम पहली बात तो ये है कि अपने अपने वजूद को जानें। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के लिए प्रति आग्रह की भावना। देखिए यहाँ पे चुनिंदा पॉइंट है, वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं ये बात की चीजें समझा दूंगा या समझा देता हूँ अभी। अब यहाँ पर बात कही गई है कि अगर मान लीजिए लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं तो वो तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते हैं तो उनका शांत हो पाना संभव नहीं हो पाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कि लोग बहुराष्ट्रीय बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। यानी एक बात यहाँ पे कही गई है कि लोगों की बहुस्तरीय पहचान है, जैसे हमारे देश में है बहुत सारी पहचान है, हमारे देश में बहुत सारे हमारे यहाँ धर्म हैं, जातियाँ हैं, ठीक है, उपजातियाँ हैं। लेकिन अगर कोई मुद्दा आता है तो उस सब के लिए हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। एक सवाल आता है, एक जवाब सबको एक ही देते हैं हम लोग, हम कौन है? वी आर इंडियंस, यानी हम भारतीय हैं, हमें अपनी भारतीयता पे गर्व है। तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, यानी हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को आगे कर देते हैं। ठीक है, यानी जैसे बेल्जियम वाला, कि बेल्जियम में वही था कि लोग खुद को बेल्जियाई मानते थे, चाहे वो डच हो या जर्मन हो। तो इस नज़रिए से क्या होता है कि भाई हमें अपने आगे, यानी हमें इससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस नज़रिए से हमें साथ साथ रहने में मदद मिलती है, देश ज़्यादा ताकतवर ही होता है। इसके अलावा खुद को पहले भारतीय मानना, किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा या सामाजिक या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य होना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रांगनेस लाता है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ लोग खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समुदाय या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं खुद को। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या लाता है? एक एकता की भावना भी लाता है। ठीक है, यानी कि वही बात कही, पहली चीज क्या है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह होना, यानी हमारी पहचान क्या है,
हम अपनी पहचान मान लेते हैं, कोई व्यक्ति अपनी पहचान केवल इस बात से जोड़ लेता है कि हम फलानी रियासत के राजा रहे थे, ठीक है, हम फलानी रियासत के राजा थे और हमारे आगे वाले वंशज भी एक राजा की तरह रहेंगे। तो वो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र में अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। और वहीं वो व्यक्ति ये कहे भाई ये भारत हमारा देश है, हम इस भारत के लिए समर्पित हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो राजा प्रजा वाला अंतर खत्म हो जाएगा और व्यक्ति अपनी वही पहचान केवल उड़े रहा तो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। जैसे आज़ादी के टाइम पे हुआ था 1947 के बाद, तमाम रियासतें जो थी वो अपने आप में सामंजस्य बिठा ही नहीं पा रही थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी हम क्या करें क्या नहीं करें। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, इसीलिए आयरन मैन बोला जाता है इन्हें, ठीक है, यानी भारतीय अपने भारत का आयरन मैन बोला जाता है इन्हें। तो आयरन मैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सामंजस्य बिठाया, सामंजस्य के साथ उन्होंने एहसास करवाया सभी को कि आप भारतीय हैं, आप राजा रियासत के राजा तो बाद में हैं, पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, लिखना नहीं है आगे, तो पहला सब पॉइंट पहले का नोट कर लिया है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है दूसरी महत्वपूर्ण चीज सामाजिक विभाजन के अंतर्गत ये है कि भाई राजनीतिक दल जो मांगे हैं कैसे उठा रहे हैं, यानी संविधान के दायरे में आने वाली हैं और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। यहाँ पर वही बात बताई गई है यहाँ पे सब पॉइंट कि संविधान के दायरे में आती है मांगे उनको मानना आसान होता है और जो अहिंसक होती हैं उनको भी मानना आसान होता है। लेकिन अगर वही चीजें हिंसक रूप ले लेती हैं तो यकीन माने वो मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं और देश गृह युद्ध के कगार पर चला जाता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, ठीक है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी, ठीक है, और वही यूगोस्लाविया में भी हुआ। तो ऐसे करके पूरा देश जो था वो कहीं ना कहीं बट गया। तो मेन चीज ये है कि हमारी मांगे भी ऐसी होनी चाहिए जो संविधान के दायरे में आती हों, ठीक है, जिससे कि हमारा एकता या एकबद्धता हमारी हो पाए, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे बताई गई, तीसरा सब पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है पहले का, ठीक है, सरकार का रुख किस प्रकार का है, कि सरकार मांगों पर प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करती है। जैसे बेल्जियम का एग्जांपल लिया गया, बेल्जियम ने क्या किया गया कि भाई जो डच स्टेट थे, डच प्रांत वाले लोग थे, वहां पर डचों के हाथ में सत्ता दे दी, डचों के हाथ में पावर पूरी दे दी। जो फ्रांसीसी स्टेट थे, फ्रांसीसी स्टेटों के हाथ में पूरी पावर दे दी। तो ऐसे करके क्या हुआ, दोनों के मध्य जो विवाद था वो विवाद खत्म हो गया। सबसे बढ़िया बात है भाई डच वाले इलाके हैं वो डच वहां पे अपना प्रशासन चलाएं, फ्रांस वाले अपना प्रशासन चलाएं और ऊपर तो केंद्र बैठा ही है, ठीक है। तो ऐसे करके दो लोगों में सहमति बनी और लोग शासन कर पाए। वहीं इसका उल्टा आप अगर देखें, इसका उल्टा एग्जाम्पल आपके पास सामने श्रीलंका है। श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, केवल वो सिंगली यहाँ पे लाके बैठ के तमिल लोग को वर्चस्व में बिल्कुल हिस्सा दिया ही नहीं, तमिल लोगों को सत्ता में हिस्सा दिया ही नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और एक गृह युद्ध हुआ। तो वो सब चीजें आपने देखी हैं, ठीक है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि हम किसी देश में सामाजिक भिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। यानी हम ये नहीं मान सकते हैं कि सामाजिक भिन्नताएं हैं तो खतरा ही होंगी। सामाजिक भिन्नता का मतलब यही होता है कि भाई हम अगर इसे एक बद्ध यानी एक सही दिशा में ले जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगनेस का प्रतीक भी बनती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी बनती है ये चीज़ें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें स्ट्रांग बनती हैं। अब देखिए आपके सामने गेंद बताई गई है कि एक विविधतापूर्ण गेंद है तो एक जोश, ठीक है, और एक तरफ काला काला एक तरफ व्हाइट व्हाइट, तो एक नस्लवाद हो गया ये। यानी हम अगर मिलजुल कर रहेंगे तो कहते नहीं संगठन में शक्ति है, तो वाकई में संगठित रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। और हम अपने आप में बट जाएं तो यकीन मानिए अंग्रेजों जैसे कोई हमारे पास जो विदेशी आक्रांता आएंगे और हमारे ऊपर राज करने लगेंगे, जैसा कि हुआ भी है देश में, इतिहास में हुआ भी है। यानी अगर हम शुरुआत से अगर एक जैसे मिले रहते तो यकीन मानिए हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो कभी देश में घुस ही नहीं पाते, देश की सीमाओं में एंट्री नहीं कर पाते। लेकिन यकीन वही था, शुरुआत से ही हम आपस में आपसी मतभेदों को लेकर लड़ते रहे। तो इस वजह से जो विदेशी आक्रांताओं को मौका मिला, विदेशी अत्याचारियों को मौका मिला और देश में घुस पाए, अपनी सत्ता यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर पाए, वो सब चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही सब प्रश्न बार बार उठाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन, राजनीति, अव्यक्ति एक सामान्य बात है, ठीक है, और स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। यानी अव्यक्ति होनी चाहिए, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की राजनीति में अव्यक्ति होनी चाहिए, यानी किसी को भी अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि राजनीति यहाँ पर राजनीति जो है आपके राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करती है। यानी हम अपने जो बीच भेदभाव हो रहा है उसको मिटाने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे या आवाज हम उठाएंगे, ठीक है, तो आवाज उठाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। यानी यही जो आवाज़ है हमारी अभिव्यक्ति जो है ये सामाजिक विभाजनों को मिटा पाएगी। यानी हमने जैसे जैसे लोगों को यहाँ पे समझाया, बताया कि भाई हमें भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव करने से ये होता है, तो लोगों की समझ में आया, लोग अब भेदभाव नहीं करते, शिक्षित होते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भेदभाव, ठीक है।
तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अव्यक्ति आज़ादी जब होती है तो इसके चलते क्या होता है, कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। अव्यक्ति जब आज़ादी होती है तो हम कोई भी विभाजन यहाँ पर उग्र नहीं हो पाता, और ऐसे में लोकतंत्र जो है यहाँ पर मजबूत हो जाता है। ठीक है, यानी हमें विभिन्नता के प्रति यही बताया गया, सकारात्मक नजरिया रखना है, सकारात्मक परसेप्शन रखना है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है, यानी हमेशा कोई भी लड़ाई होती है वो लोकतांत्रिक तरीके से जीती जा सकती है, हिंसक तरीके से तो बिल्कुल नहीं। शांतिपूर्ण और संवैधानिक रवैया जो रहता है वो मांगे मानी जाती हैं। ठीक है, उनके समाधान का प्रयास भी किया जाता है। और हिंसक मांगे होती हैं तो हिंसा का रास्ता अपना लेना कोई हमारी, यानी यहाँ पर गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ भी उठ खड़ा होता है, लेकिन वो तरीका अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे करके कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर वैसे चैप्टर ये एंड हो जाता है। चैप्टर एंड होते होते यहाँ पर एक कहानी है, उस कहानी को भी मैं सुनाना चाहूँगा। ये बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, ये कहानी है। यहाँ पर क्या है कि भाई एक व्यक्ति है गणेश नाम का, ये क्या होता है विदेश घूमकर आया है और अपनी एक फ्रेंड है महाश्वेता, इसको बता रहा है कि भाई पूर्वी यूरोप में जो रोम के लोग हैं, रोमानी लोग हैं, इनका जीवन कैसा है। ठीक है, इनका जीवन कैसा है विदेश में, जो रोम के लोग हैं जो यूरोप में और जगहों पर रह रहे हैं, पूर्वी यूरोप में रोम के लोग रह रहे हैं, उनका जीवन कैसा है। तो ये क्या है, एक योर्दान का नाम की एक नर्स से मिला है जो बुल्गारिया में नर्स थी। तो इसने रोमन यानी रोम के लोग हैं उनके बारे में बताया। तो ये बताया कि भाई इसने कि भाई नर्स हूँ मैं तो मुझे तो हर किसी की तीमारदारी करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसने ये कहा कि भाई ये रोमानी लोग हैं बहुत गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा है कि भाई कोई परिवार में एक व्यक्ति आए तो पूरा का पूरा मोहल्ला या पड़ोस उनका जो है अस्पताल में आ जाता है, और जुबान बंद रखना तो बिल्कुल जानते नहीं, बकर 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 बकर। ठीक है, जैसे उन्हें महिलाएं बताती हैं वही इसी स्टाइल में। ठीक है, जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख उड़ाते हैं, दीवारों पर थूकते हैं। ठीक है, इसके अलावा धैर्य बिल्कुल नहीं होता है, डॉक्टर हमारे परेशान हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं उनसे। ठीक है, तो ये कहती है भाई जो एक काली चमड़ी वाले ये बेसिकली रोमानी लोग हैं। ठीक है, यानी कि दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। रोम के जो काली चमड़ी वाले रोमानी लोग हैं ये हमारी तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये भी इसने कहा कि भाई उनको रंगों की बहुत भी पसंद अजीबोगरीब है, पोशाकें उनकी जो है ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर जो है खर्चा तक नहीं उठा पाते। ठीक है, बीमार होने पर दौड़े अस्पतालों में पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारिया जो करदाता के पैसों से ये इलाज करवाते हैं। यानी कि रोमान जो नर्स है बुल्गारिया वाली, वो कहीं ना कहीं पूरा आरोप जो है वो रोमानी लोगों के ऊपर मर रही है। पहले पैराग्राफ से ये स्पष्ट होती है। ठीक है, तो अगली स्थिति बताइए। यहाँ पे महाश्वेता ने भाई ये बातें सुनी से लगती हैं। गणेश ने फिर से एक रोमानिया यानी एक रोमानी महिला है, रोमानी मोद्रोजेनी, इनके बारे में बताया। तो रोमानी मोद्रोजेनी ने अपने एक्सपीरियंस बताया कि भाई वो 18 साल की थी, एक बच्चे को इन्होंने जन्म देना था, तो उनके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे में ठीक है, जब कोई उनसे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी जो होता है, जो कि खुद एक रोमानी था, उसने उनकी मदद की, यानी उनकी फीस वगैरह भरी। ठीक है, तो बताती हैं जब उसे बच्चा हुआ तो नर्स बच्चे को लेकर आई, बोली कि भाई ये ले लो, एक अपराधी पैदा हो गया, यानी एक और अपराधी पैदा हो गया। ठीक है, नहीं इस तरह की भावना, इस तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ समुदायों के प्रति बनी हुई हैं कि फलाना बच्चा पैदा हो जाए तो हम वही बात सोचने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि सरकारी अस्पतालों में जो रोमानी लोगों के साथ जो व्यवहार जो करने वाले बुल्गारियाई डॉक्टर हैं, ठीक है, यानी वो डॉक्टर हमें अपने केबिन में सामने इंतजार बहुत ज़्यादा करवाते हैं। डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हें जाँच करानी है तो पहले नहा कर आओ। ठीक है, शरीर से बदबू आ रही थी, यानी निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू, गर्भावस्था के दौरान मैं कीड़ोदान से खाना उठा कर खाया था। यानी गरीब महिला थी ये रोमानी, तो उसने बताई थी। ठीक है, क्योंकि मुझे हरदम भूख लग रही थी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, 2 बच्चे थे, तीसरा गर्भ में था, और सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव समय मेरे सामने पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। ठीक है, तो यहाँ पर उसे लगा कि भाई मुझे अच्छा लगा कि भाई अस्पताल में जाना चाहिए, वहाँ डिलीवरी करवानी चाहिए। तो यहाँ पर एक उसने कहानी बताई कि भाई किस तरह से रोमानी लोग गरीब हैं, गरीब होने की वजह से अपना सामाजिक स्तर सुधार भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर वही बात कही कि महाश्वेता और गणेश में ये बातें सुनी, तो गणेश ने इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो ये रोमानिया बुल्गारिया की कहानी है। ठीक है, तो ऐसे करके ये कहानी रोमानिया बुल्गारिया के बारे में कहानी सामने रखी। अब आप समझ सकते हैं कि एक नज़रिया जो एक नज़रिया लोगों का जब बन जाता है किसी के प्रति, तो वो कितना घातक होता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लेते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला ही ये चैप्टर जो था हमने पढ़ा भी है क्लास 6 में, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था
और रेलवे स्टेशन में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हम लग रहे थे कि किसी उच्च जाति के बच्चे हों, लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने पहले तो हमसे बहुत प्यार से बात की, जज से बात की, जैसे ही उसे पता चला कि आप किस जाति के हो तो हमने जब बताया कि हम फलानी जाति के हैं तो एकदम बहुत चक्का रह गया वो, और उसका एकदम बिहेवियर ही बदल गया। तो यही चीज़ें क्या है, ये हमारे लिए पूर्वाग्रह बोली जाती हैं, यानी हम किसी जाति के प्रति जो गलत धारणा बना लेते हैं, किसी जाति को लेकर एक गलत धारणा बना लेते हैं कि भाई फलानी जाति का व्यक्ति है तो ऐसे रहता होगा, या फलानी जाति का व्यक्ति है तो उसका ये स्तर होगा, वो ऐसे बिहेव करता होगा, उसका पढ़ने का तरीका ये होगा, सोचने का तरीका ऐसे ही होगा, हम ऐसा सोच लेते हैं। वास्तव में आज वर्तमान समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, तो शिक्षा के इस दौर में लगभग हर जाति वाला व्यक्ति बदल रहा है। यहाँ पर हम किसी की जातीयता के आधार पर उसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि भाई फलानी जाति का व्यक्ति है तो वो ऐसा ही होगा। ये सब चीज़ें एक पूर्वाग्रह वाली चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ों को त्यागना भी चाहिए। हमें आज मॉडर्न समाज यानी मॉडर्न विचारधारा के आधार पर एक शिक्षित समाज का हमें यहाँ पर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हमें ये पूर्वाग्रहों वाली सोच जो है कि फलानी जाति का व्यक्ति वो ऐसा करेगा तो ऐसा ही करना चाहिए उसे, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है वो, ये सब चीज़ें हमें हटा देनी चाहिए। ठीक है, पहली बात मैंने आपसे फिर से बोली कि हमारे शिक्षित समाज है, शिक्षित समाज में हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपने कोई भी स्थान, कोई भी पेशा अपना सकता है। हम उसके लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं, हम उसके लिए उसको यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें भेदभाव को नहीं करना है, यानी हमें किसी की जातीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। बहुत बार मैंने देखा है कि तमाम जो निचली जातियों के व्यक्ति अगर कहीं अच्छे जगहों पर मौजूद होते हैं तो काफ़ी बार लोग जैसे ही सुनते हैं कि भाई फलानी जाति के हैं तो अचानक से एकदम उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, भाई ये कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, छीटाकसी करते हैं, तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। यानी हमें इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। हमें यही कोशिश करनी है कि हमारे समाज में ये जो विविधता है, जो हमारी असमानता है, विविधता में असमानता जो व्याप्त है, विविधता तो अच्छी बात है, लेकिन जो असमानता है, जो हमारी पूर्वाग्रह वाली असमानता है, इसको जल्दी से जल्दी मिटाया जाए। ये हमारी असमानता अगर मिट जाएगी तो हमारा समाज स्वच्छ और एकदम हमारा साफ सुथरा समाज हो जाएगा, और हम बहुत ही ज़्यादा संगठित हो जाएंगे, और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो देश भी हमारा मजबूत हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा भरसक प्रयास रहता है आपको बेटर से बेटर कंटेंट मिले। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।